कब से? अच्छा चलो ओके। सो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, लेकिन बस वो नाम ही इसका डिस्कस किया था, पाइपलाइनिंग एंड रीटाइमिंग का। पाइपलाइनिंग तो हम पहले कर चुके हैं, रीटाइमिंग जो है वो अब हम करना चाह रहे हैं। और हमने कहा था कि रीटाइमिंग जो है वो क्या होती है कि आप एक डाटा फ्लो ग्राफ, मतलब जो भी आप एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं हार्डवेयर में, एक तो हमने उसका पढ़ लिया ना कि डेडिकेटेड, फुली डेडिकेटेड हार्डवेयर आर्किटेक्चर बनाए। फुली डेडिकेटेड का मतलब है कि बस जहाँ पर मल्टीप्लायर लगा है वहाँ मल्टीप्लायर लगा दें, जहाँ एडर लगा है वहाँ एडर लगा दें, ठीक है। तो रीटाइमिंग में हम उस डाटा फ्लो ग्राफ को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि आपका ट्रांसफर फंक्शन वही रहता है, सिवाय ये कि उसमें कुछ लेटेंसी ऐड हो जाए, कुछ डिलेज ऐड हो जाए, ठीक है। सो ये जो डेफिनेशन है वो ये है कि रीटाइमिंग इज अ मैपिंग ऑफ अ डीएफजी टू अ रीटाइम्ड। जी जी क्या हो गया? ट्रेनिंग बाद में देना, उससे सीखना भी है भाई वो अभी आ रहा है ना ये चीज़ क्लियर, तो बस ठीक है आ जाओ बाद में। वो रिकॉर्डिंग पे स्टैंड बाय पे नहीं है तो बस सही है, ठीक है। तो ये उसको बाद में करना, ठीक है, वो फिर इसमें लगा रहेगा। ओके सो रीटाइमिंग मैं बता रहा था कि क्या चीज़ है कि आप एक डाटा फ्लो ग्राफ लें और उससे एक नया ग्राफ बनाए जिसके अंदर फ़र्क क्या हो, सिर्फ डिलेस का फ़र्क हो, ठीक है। यानी कि वो सेम काम कर रहा हो, सेम कंप्यूटेशन कर रहा हो, लेकिन इवेंचुअली जो आउटपुट आ रही है वो कुछ डिलेस के बाद बेशक आ जाए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी लेटेंसी ऐड हो जाए बट कहते हैं कि और कोई फ़र्क ना हो, यानी काम वही करता रहे, ठीक है। तो क्यों हम करते हैं रीटाइमिंग? रीटाइमिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी सर्किट को किसी स्पीड पे चलाना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्किट है उसे 100 मेगाहर्ट्ज़ पे चलाना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसको उस डाटा फ्लो ग्राफ को एज इज इम्प्लीमेंट कर दूँ जिस तरह वो ऑलरेडी है, तो फिर वो हो सकता है 100 मेगाहर्ट्ज़ पे ना सिंथेसाइज हो पाए, वो 50 मेगाहर्ट्ज़ पे चल सके, ठीक है। तो अब आप फिर रीटाइम करते हैं उसको, कहते हैं कि ठीक है मैं पाइपलाइन करता हूँ, रजिस्टर्स को इस तरह मूव करता हूँ कि इवेंचुअली वो 100 मेगाहर्ट्ज़ पे सेम काम कर सके, लेटेंसी थोड़ी सी बेशक बढ़ जाए। सो इसके अलावा भी खैर और मकासद भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम आगे रीटाइमिंग देखेंगे तो उसमें डुप्लीकेट रजिस्टर्स भी हम रिमूव कर सकते हैं, या ऐसे रजिस्टर्स जो रिडंडेंट हैं थोड़ा सा हम रीटाइम करके उनको ख़त्म कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे होते हैं, ठीक। ओके सो पहली जो इसमें चीज़ है वो कहलाती है फीड फॉरवर्ड कट सेट रीटाइमिंग, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा टच किया था पहले भी, लेकिन अब हम ज़रा डिटेल में पूरी इसको करेंगे, ठीक है। फीड फॉरवर्ड कट सेट रीटाइमिंग ये है कि आपका अगर एक फीड फॉरवर्ड ग्राफ है तो आप उसके अंदर एक ऐसी लाइन लगाएं जो ग्राफ को दो सेपरेट डिसजॉइंट ग्राफ्स बना दे, ठीक है। ये इस तरह वाला ग्राफ अलग हो जाए, ये वाला ग्राफ ये आपस में कनेक्टेड ना रहे, ठीक है। सो कट सेट लाइन इस तरह से लगानी कि आपके ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए, दो अलग अलग ग्राफ्स बन जाए, ठीक है। उस कट सेट लाइन के ऊपर आप रजिस्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि लेट्स से मैंने इधर एक रजिस्टर ऐड किया तो ये जो भी काम कर रहा था वो एक साइकिल का डिले से होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो एक साइकिल के बाद आपको आउटपुट यानी पहले जो आ रही थी जितनी देर बाद उससे एक साइकिल का डिले इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड कट सेट रीटाइमिंग। ये बात समझ आ रही कि आपने डाटा फ्लो ग्राफ बनाया जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें आप नोड जो है वो कोई ऑपरेशन शो कर रही होती है, एज पे वो हम डिलेज शो कर रहे होते हैं, तो आपने इसके एजेस को काटा इस तरह से कि दो डिसजॉइंट हिस्से बन जाए और उधर आपने रजिस्टर डाल दी, अगर ये एक साइकिल के बाद आउटपुट आना शुरू हो जाएगी, तो ये चीज़ शो कर रही है फिगर, ठीक है। यहाँ पर आप जितने मर्जी रजिस्टर डाल दें, लेकिन बस हर एज पे बराबर रजिस्टर डाल लें, ठीक है। ओके सो रजिस्टर डालने का काम तो एक हमें समझ आ गया कि कट सेट लाइन लगाएं, वहां पर रजिस्टर बहुत सारे। सो एक से ज्यादा डालने का इधर तो कोई फायदा नहीं है। एक हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि हम एक से ज्यादा डाल दें तो उसका फायदा होगा एक और ट्रांसफॉर्मेशन करके, वो हम अभी थोड़ा सा एक दो स्लाइड्स आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक नॉर्मल FIR फिल्टर है, ठीक है। सो ये FIR फिल्टर जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो फीड फॉरवर्ड होता है, IIR फिल्टर जो है वो फीडबैक होता है। तो ये FIR है, तो ये एक फीड फॉरवर्ड ग्राफ है जिसमें आपके पास सारी चीज़ें इस तरह से फ्लो कर रही है कि एक सैंपल है, पिछला सैंपल उससे पिछला और वो मल्टीप्लाई हो रहा है और वो फिर ऐड होकर इवेंचुअली रिजल्ट। सो अब इधर
आप दो तरह से इसको काट सकते हैं। एक आपकी कट सेट लाइन हो सकती है ये, ठीक है। तो ये अगर मैं कट सेट लाइन लगाऊं तो इसके नीचे वाला हिस्सा और इसके ऊपर वाला हिस्सा ग्राफ अलग अलग हो गए। तो अगर मैं यूं करूं तो मैं यहाँ पर रजिस्टर्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जो चारों जगहों पर रजिस्टर ऐड किए और आपका ये दूसरी ऑप्शन है, ये वाली लाइन को अगर 1 मिनट भूल जाए कट सेट लाइन, तो ये वाली लाइन को सिर्फ देखें तो आप 1 2 3 4 5 रजिस्टर आपने ऐड किए, तो ये एक साइकिल डिले से आउटपुट आना शुरू हो जाएगी, मगर आउटपुट वही होगी, ठीक है। कि पहले साइकिल में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अगले साइकिल में सबको ऐड कर। एक और ऑप्शन हो सकती है कि मैं कट सेट लाइन यहाँ पर लगा दूँ, ठीक है। इससे भी ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है। एक हिस्सा इसके इस तरफ है, एक हिस्सा इस तरफ है, और मैं इस जगह पर रजिस्टर लगा दूं जिस तरह इस डायग्राम में किया हुआ कि हमने इस जगह पर रजिस्टर लगा दी, ठीक है। ये कट सेट लाइन लगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आधे मतलब एक साइकिल में आप यहां तक रिजल्ट कंप्यूट कर लेंगे, अगले साइकिल में अगला रिजल्ट कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप कट सेट लाइन लगा कर उधर रजिस्टर ऐड करके नया डाटा फ्लो ग्राफ बना सकते हैं, जिसका डिले ज्यादा हो जाएगा लेकिन काम वही करोगा, ठीक है। ओके, सो जब आप कट सेट लाइन लगाते हैं ना, तो ये तो सारी फीड फॉरवर्ड थी, ठीक है। यानी कि इसमें आपके पास कोई चीज वापस की तरफ नहीं जा रही थी, ठीक है। लेकिन अगर लेट से ये वाली एग्जांपल है, इसके अंदर आप कट सेट लाइन लगाते हैं, दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, लेकिन कुछ एरोज इस कट सेट लाइन के अंदर जा रहे हैं, कुछ एरो इस कट सेट लाइन के से बाहर की तरफ है, ठीक है। सो आप ये कर सकते हैं कि जो एरोज इनपुट वाले हैं उनसे रजिस्टर उठाएं एक एक, और आउटपुट वाले जितने एरोज हैं उन पे वो डाल दें, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इधर ये रजिस्टर हैं, ठीक है, लेट से इधर से एक रजिस्टर था, इधर से आपके दो रजिस्टर्स आ रहे थे वापस, ठीक है। सो अब इस कट सेट लाइन को ये चीज जो है ये इनपुट आ रही है, ठीक है, और ये भी इनपुट आ रहा है, ठीक है, और ये इससे बाहर की तरफ निकल रहा है एरो, ठीक। सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं तमाम इनपुट से एक एक रजिस्टर उठाऊं, ठीक है। ये जब भी अप्लाई करना है तो आपने तमाम इनपुट से एक एक, अगर कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपकी तमाम इनपुट्स पे, इस कट सेट लाइन की तमाम इनपुट्स पे एक एक रजिस्टर अवेलेबल है, इधर दो अवेलेबल है, इधर एक अवेलेबल है, सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इन दोनों को उठाऊं और ये तमाम आउटपुट्स जा रही है जो इस केस में एक ही है, ठीक है। सो वो वाला रजिस्टर यहां से खत्म कर दूं ये, और ये यहां पर डाल दूं, ठीक है। सो उससे ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। कट सेट लाइन को देखिए, ये आपकी कट सेट लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक। इसने इस ग्राफ को दो हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, इस कट सेट लाइन को आपके इसको जो एरोस इससे कुछ निकल रहे हैं, कुछ इसमें जा रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला एरो इससे बाहर निकल रहा है, ये वाले एरो इससे इनपुट पे आ रहे हैं। पीछे वाला, हाँ, ये वाला कह रही है, हाँ हाँ, ये भी इसकी इनपुट है। इसका भी डिले आपको खत्म करना पड़ेगा, यानी अगर ये एडर का एक डिले है तो वो भी आपको आगे मूव करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप ये वाली रीटाइमिंग कर रही है, क्योंकि आपकी जो इनपुट्स आ रही है वो कुछ इनपुट्स आ रही है, कुछ आउटपुट्स नहीं, सॉरी, इसकी दो साइडें हो गई। अगर मैं इसकी सिर्फ राइट साइड देखूं, ठीक है, इसकी क्योंकि ऑब्वियसली जो भी इसको इनपुट आ रही होगी, ठीक है, वो ऑब्वियसली वो इसकी दूसरी साइड से इसकी आउटपुट होगी, ठीक है। सो मैं अब लेट से सिर्फ इस साइड का एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। सो मैं इस साइड पे इसकी जितनी भी इनपुट्स आ रही हैं, ठीक है, तो आप इसको किसी एक साइड पे देखेंगे कट सेट में, ठीक है, दोनों तरफ देखेंगे फिर तो हर लाइन जो है ना वो इनपुट भी है आउटपुट भी है, एक साइड पे इनपुट है एक साइड पे आउटपुट है, मुझे तो अब ये वाली जो लाइन है इसकी लेट से मैं राइट साइड देख रहा हूँ, या मैं लेफ्ट साइड देख सकता था या राइट साइड, जिस पे भी मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहूँ, ठीक है। सो मैं अब इसकी राइट साइड पे देख रहा हूँ लेट से, ठीक है। सो इसकी राइट साइड पे जो ग्राफ बनता है उसमें मैं ये कर सकता हूँ कि जितनी इसको इनपुट्स आ रही है ना, ठीक है, वहां से डिले उठाया और आउटपुट के ऊपर ले गया, ठीक है। सो ये अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो दो इनपुट्स आ रही हैं
उनको हमने गायब कर दिया और जो आउटपुट एक आ रही थी उसके ऊपर वो वाला रजिस्टर, तो स्टिल ये काम एग्जैक्टली वही करता रहेगा, ठीक है। सो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग अ नंबर ऑफ डिलेज फ्रॉम एजेस ऑफ द सेम डायरेक्शन अक्रॉस अ कट सेट लाइन ऑफ अ डीएफजी टू ऑल एजेस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस द कट सेट लाइन, ठीक है। तो ये इसके ऑपोजिट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर ये ग्राफ होता तो आप इससे ये ग्राफ भी बना सकते हैं, यानी तमाम आउटगोइंग एजेस से आप उठाकर इनकमिंग एजेस पे भी डाल सकते हैं, इनकमिंग एजेस से उठाकर आउटगोइंग पर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये काम आपने तमाम पे करना है, ठीक है। अब अगर ये आप इसकी राइट साइड पे देख रहे हैं, आप इसको एज एन आउटगोइंग एज ले रहे हैं, तो इसके रेलेवेंट ये इनकमिंग एजेस है, ठीक है। सो आपने तमाम इनकमिंग एजेस पे अगर रजिस्टर अवेलेबल है तो तब आप उसको मूव कर सकते हैं। अगर किसी लेट से यहां पर ये रजिस्टर ना होता, ठीक है, फिर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते थे कि इस एज से उठा के इस पे ले जाए, क्योंकि आपको मतलब हर इनकमिंग एज से उठाना है और हर आउटगोइंग एज पर आपने डालना है, ठीक। सो यहां तक चीज समझ आ गई, ठीक, ओके। सो हम दो तरह की रीटाइमिंग पढ़ेंगे, एक नोडल एनालिसिस के थ्रू, एक ये कट सेट के थ्रू, ठीक है। अच्छा, यही कट सेट रीटाइमिंग हम करें ना तो हम जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था कि डायरेक्ट फॉर्म और ट्रांसपोज फॉर्म एफआईआर फिल्टर की बनती, तो वो हम बना सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एक एफआईआर फिल्टर है 4 कोफिशिएंट का, ठीक है। सो लेट से कि यहां पर ये सब ऐड ही हो रहे हैं ना, ठीक है। सो मैं अगर इस तरफ आउटपुट दिखा दूं या इस तरफ आउटपुट दिखा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि सब ने ऐड होकर एक ही तरफ जाना। अच्छा, ये वाली लाइन गलत लगी है, ठीक है, सॉरी, ये पीडीएफ बनाते हुए आई थिंक इस लगी है, लेकिन ये बेसिकली एक एफआईआर फिल्टर है 3 टाइप का, ठीक है, कि आपका सैंपल है उसका एक डिलेड वेरिएंट, एक डिलेड वेरिएंट, और आपने 4 टाइप का, सो 4 मल्टीप्लिकेशन की और उनको ऐड किया और आपके पास रिजल्ट आ गया। ये हम 3-4 क्लासों से बार बार डिस्कस करें, ठीक। सो अगर मैं इस पर कट सेट लाइनें इधर लगा दूं, ठीक है, इन 3 जगहों पर कट सेट लाइन लगा दूं, ठीक है। सो अब मैं क्या कर सकता हूं, ये आउटगोइंग एज है, ये इनकमिंग एज है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि या बल्कि इस तरफ से अगर मैं देखूं, ठीक है, सो ये आउटगोइंग एज है, ये इनकमिंग एज है, ठीक है। यहां से ये एरो निकल रहा है, यहां पे ये एरो जा रहा है, ठीक है। ये दरमियान वाली लाइन गलत लगी है, ठीक है, ये क्योंकि इधर कुछ नहीं होता, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। सो अब ये वाली लाइन इसको 2 हिस्सों में तोड़ देती है, ठीक है। ये इस तरफ वाला ग्राफ और इस तरफ वाला ग्राफ, इसके इस साइड पे देखूं तो ये इनकमिंग एज है, ये आउटगोइंग एज है, ये इनकमिंग एज है, तो इस रजिस्टर को उठाकर मैं इधर ला सकता हूं, ये स्टिल वही काम करता रहेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी। तो ये काम हमने ये किया, यहां से रजिस्टर उठाकर इधर लगे, और यही काम हम अगली कट सेट लाइन एक और लगा सकते हैं, एक और कट सेट लाइन लगा सकते हैं, और इधर इधर 3 स्टेप्स में हम कर लें तो हमारे पास इवेंचुअली ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये कहलाती है ट्रांसपोज फॉर्म, ठीक है। सो ट्रांसपोज फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग कट सेट रीटाइमिंग, ठीक है। स्टिल हाँ, इस केस में कोई इतना खास फायदा नहीं है, थोड़ा सा फायदा है। ये वाला जो आपकी डायरेक्ट फॉर्म है ना, ये हार्डवेयर के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये सारी एडिशन इकट्ठी हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यानी कि 2 नंबर्स ऐड हो रही है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो अब आपका एडर जो है वो इतना बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको ट्रांसफॉर्म किया, तो आपका डिले जो है ना वो 1 मल्टीप्लायर, मतलब ये तो सारे पैरेलल में है, तो 1 मल्टीप्लायर और ये जो 3 एडर थे उसके बजाय 1 मल्टीप्लायर 1 एडर पे आ गया। इसका क्रिटिकल पाथ में कहीं पे भी 1 मल्टीप्लायर 1 एडर से ज्यादा चीज नहीं आ रही, ठीक है। सो ये जो फिल्टर्स की फॉर्म्स होती हैं, इनका डिफरेंट का फायदा यही होता है कि आप एक दूसरी फॉर्म में ले जाएंगे तो वो हार्डवेयर थोड़ा सा फास्ट चल सकता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये तो हमने किया था कट सेट के साथ, ठीक है। सेम काम जो है ना हम नोड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। कट सेट का मतलब था कि हम कट सेट लगाते थे एजेस के ऊपर, ठीक है, ये ग्राफ के एजेस है, ठीक है। तो हम एजेस के ऊपर एक लाइन लगाते थे और उसमें इनकमिंग एजेस से आउटगोइंग एजेस पे चले जाते थे। यही काम हम कर सकते हैं नोड के ऊपर, ठीक है। नोड क्या होती है, ये जो सर्कल है, दिस इज कॉल्ड
नोड, ठीक है। आपके जो डाटा फ्लो ग्राफ का जो सर्कल्स में उनको हम नोड कहते हैं, जो एरोज है उनको हम कहते हैं एजेस, ठीक है। अच्छा, जो डिले ट्रांसफर थ्योरम है वो ये कहता है कि विदाउट अफेक्टिंग ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम एन रजिस्टर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईच इनकमिंग एज ऑफ अ नोड ऑफ अ डीएफजी टू ऑल आउटगोइंग एजेस ऑफ सेम नोड। किसी भी नोड के ऊपर तमाम जो इनकमिंग एजेस हैं उनसे आप रजिस्टर्स उठाकर आउटगोइंग पर लेकर जा सकते हैं, और ऑब्वियसली इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि तमाम आउटगोइंग से उठाकर इनकमिंग पर लेके जा सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है तमाम से उठाने, ठीक है। अगर सारी जगहों पर रजिस्टर अवेलेबल है तो तब आप उसको उठाकर आगे लेकर के जा सकते हैं। अगर किसी पे नहीं अवेलेबल तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, इसकी अगली मेरा ख्याल स्लाइड में एग्जांपल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक डाटा फ्लो ग्राफ था कि ये एक नोड है, इसके आगे आपके पास रजिस्टर, इधर एक रजिस्टर है और इधर हर एक में इधर दो रजिस्टर है, इधर एक है, इधर एक है। सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इन तीनों को इधर से खत्म कर दूं और इनकमिंग एजेस पे ले जाऊं, ठीक है। सो इनकमिंग एजेस पे ले जाऊंगा तो यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगला वाला ग्राफ ये कर रहा है कि आपने यहां से तीनों उठाए और इधर से एक एक रजिस्टर कैंसिल किया, इस जगह पर एक एक रजिस्टर ऐड कर दिया, तो ये वाला ग्राफ बन गया। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर ये ग्राफ होता तो हम उससे ये वाला ग्राफ भी बना सकते, ठीक है। सो यहां तक चीज क्लियर है, ठीक है। सो हमने शुरू जो किया था 4-5 क्लासेस पहले, हमने ये किया था कि हम फुली डेडिकेटेड आर्किटेक्चर पढ़े थे कि आपका जो भी एल्गोरिदम है जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, आप उसका एक डाटा फ्लो ग्राफ बना लें और डाटा फ्लो ग्राफ में जिधर जिधर जो भी हार्डवेयर लगता है वो लगा लें। और फिर उसके बाद हमने टेक्निक पढ़ी कि अच्छा, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सीरीज में एडिशन हो रही है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उन सबको आप कंप्रेसर से इकट्ठा कर सकते हैं। और आखिर में लास्ट क्लास में हमारा इस पे जोर था कि कैरी प्रोपगेट एडर को जितना डिले कर सके वो कर दें, ठीक है। अब हम फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं जो आप इससे पहले कर सकते हैं, ठीक है। कि आप अभी कंप्रेसर वगैरह लगाना बाद में, आप सोचें आप पहले ही ये काम कर सकते हैं कि जब आपने डाटा फ्लो ग्राफ बनाया था उसी वक्त रजिस्टर्स को आगे पीछे करके आप चीज़ों की को पाइपलाइन कर सकते हैं और चीज़ को फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमने 2 चीज़ें पढ़ ली। एक हमने कह दिया कि जो भी डाटा फ्लो ग्राफ बना था उस पर एक कट सेट लाइन लगाएं और उसकी किसी एक तरफ को देखना शुरू करें, उसमें जितने इनकमिंग एजेस आ रहे हैं और आउटगोइंग एजेस आ रहे हैं वहां पर आप रजिस्टर्स आगे पीछे मूव कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा था कि अगर तो फीड फॉरवर्ड ग्राफ है तो आप सीधा सीधा उस जगह पर रजिस्टर लगा भी सकते हैं, ठीक है। सिंपल रजिस्टर लगा देंगे कट सेट लाइन के ऊपर तो आपकी आउटपुट एक साइकिल डिले हो जाएगी, ठीक है। फीडबैक पाथ पे हमने कहा था कि ऐसा नहीं कर सकते। फीडबैक पाथ पे रजिस्टर लगा दिया तो उससे वो ट्रांसफर फंक्शन ही चेंज हो जाता है, ठीक है, और वो हम नहीं करते। और दूसरा हमने फिर नोड वाला काम पढ़ा कि नोड पे भी इनपुट से आउटपुट पर हम लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। सो पाइपलाइनिंग करते हुए हम क्या करते हैं, पाइपलाइनिंग करते हुए हम क्या करते हैं कि एक कट सेट लाइन लगाते हैं, उधर रजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। और रजिस्टर लगाने के बाद क्या करते हैं, जहां पर आपने मूव करना आपको टाइमिंग में हेल्प कर रहा हो उस हिसाब से रजिस्टर्स को आप नोडल थ्योरम ये जो अभी हमने पढ़ा ना कि आप एक नोड के इनकमिंग एजेस से आउटगोइंग एजेस पर लेकर के जा सकते, तो हम उसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल हमने ये एग्जांपल पहले भी की हुई है कि अगर लेट्स से रिपल कैरी एडर था, ठीक है, और मैं इसको पाइपलाइन करना चाह रहा हूँ, सो आई कैन अप्लाई अ कट सेट लाइन, ठीक है। और कट सेट लाइन के ऊपर मैं रजिस्टर ऐड कर सकता हूँ। मैं इन पे रजिस्टर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये आपका पाइपलाइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि मैं इसको अगले लेवल पर भी लेकर के जाना चाहता हूँ, ठीक है। सो अब मैं एक से ज्यादा लाइनें लगा दूंगा, ये भी एक कट सेट बनता है, ये भी एक कट सेट बनता है, ये भी एक कट सेट बनता है, ठीक है। और मैं इन तमाम जगहों पर रजिस्टर ऐड कर दूं तो ये मेरे पास पाइपलाइन ट्रिपल कैरी एडर बन जाएगा, ठीक है। सो कट सेट लाइंस के थ्रू अगर हमने करना हो तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसी को दूसरी तरह आप देखें, ये उसी डायग्राम को हमने थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कई दफा टाइमिंग समझना मुश्किल होता है कि अच्छा सबसे पहले ये ऐड होंगे फिर इधर से समझ जाएगा कैरी जाएगी, तो अगर टाइमिंग समझनी थोड़ी सी आपने करनी तो आप इसी को दोबारा बना सकते हैं इस तरह कि पहले साइकिल में ये एडिशन होगी, इसका सम आ जाएगा, फिर ये, तो ये पहले साइकिल में ये काम हो रहा है, दूसरे में ये हो रहा है, तीसरे में ये हो रहा है, चौथे में ये हो रहा है। तो पाइपलाइन करते हुए कई दफा आप अगर इस तरह से
तस्वीर बना लें तो वो ज़्यादा अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग देती है कि हाँ पहले साइकिल में ये काम हो रहा है, दूसरे मतलब टाइम वाइज उसको तोड़ लें कि किस साइकिल में क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, ये और पिछली वाली इक्वलिटी। ठीक है, अच्छा ये हमने किया कट सेट के थ्रू। ठीक है, कट्स दो तरीके हमने पढ़े, एक नोड्स के ऊपर डिले ट्रांसफर करने और एक है कि आप कट सेट लाइन के ऊपर डिले ट्रांसफर कर लें। सो हमने इसमें क्या किया, हमने 3 कट सेट लाइनें लगाई और हर लाइन के ऊपर बस रजिस्टर ऐड कर दिए। इसका मतलब है कि ये जो नया ग्राफ हमारा बना है वो एग्जैक्टली यही काम करता है, बट वो 3 साइकिल का डिले से आउटपुट देता है, क्योंकि ये फीड फॉरवर्ड था, इसके अंदर आप सिंपल कट सेट के ऊपर रजिस्टर लगा सकते थे। ठीक है, तो जो नोडल थ्योरम है, नोडल ट्रांसफर थ्योरम, वो ये कहता है कि आप किसी भी नोड के इनकमिंग एजेस से आउटगोइंग एजेस पे जा सकते। सो फॉर एग्जांपल ये आपका रिपल कैरिएटर था। ठीक है, हमने इसके पीछे एक रजिस्टर लगा दिया, तमाम इनपुट्स को रजिस्टर कर दिया। सो अब हम रिपीटेडली नोडल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि इस नोड के इनकमिंग एजेस पे रजिस्टर है। ठीक है, सो मैं इसको इनकमिंग से उठा के आउटगोइंग पे ले जाऊं, तो ये यहां से रजिस्टर खत्म हो जाएगा, यानी इससे ऊपर वाला रहेगा और यहां पे रजिस्टर ऐड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? सो ये आप ये एक एक करके नोड्स के ऊपर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने कहा कि यार ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप ये आ गया कि इनकमिंग से आपने आउटगोइंग पे ले, फिर यही काम आप अगले वाले के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब आप अगले वाले पे करने लगेंगे तो यहां पर क्या मसला आएगा, इस नोड के तमाम इनकमिंग एजेस से रजिस्टर उठाने, तमाम आउटगोइंग पे लेकर जाना है। सो इसके इनकमिंग एजेस कौन से हैं? 2 तो ये हैं, लेकिन एक ये भी है। ठीक है, सो अगर मैं इसको मूव करूंगा तो मेरे पास फिर ये चीज बन जाएगी कि यहां पे जो रजिस्टर था वो मूव होकर यहां पर आ गया, और यहां से जो 2 इसके ऊपर रजिस्टर लगे थे वो आपने हटा दिए, लेकिन इससे तो फिर 2 फुल एडर सीरीज में लग गए। ठीक है, तो अगेन फायदा तो हुआ कि ये 2 फुल एडर बन गए, तो मतलब बजाय 4 फुल एडर का डिले या 3 फुल एडर का डिले का, लेकिन हम तो इस तरह पाइपलाइन करना चाह रहे हैं कि 1 फुल एडर का डिले पे हमारा काम हो जाए। ठीक है, सो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हो कि 3 स्टेजेस बना लो। ठीक है, आप कहते हो कि मैं तो 3 इनपुट के ऊपर 3 रजिस्टर लगा देता हूँ। ठीक है, और अब मैं नोडल थ्योरम अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इस नोड के ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, तमाम इनपुट से आउटपुट पर ले जाऊं, फिर इस नोड पर भी ये काम कर सकते हैं। 3 क्यों लगाए? ताकि जब हम इस स्टेज पर आए ना, जब हम इधर से आगे लेकर गए थे, तो फिर पीछे एक और दफा नोडल थ्योरम लगा दें ताकि यहां पर भी रजिस्टर आ जाए। हाँ, ये मैं पहले सोचना हूं, ये इस जगह पर पहुंचकर हमें पता चला ना, पहले नहीं सोचा, हमने पहली ट्राई की। ठीक है, लेकिन इधर हमें फुली पाइपलाइन नहीं हुआ। सो अब इसका क्या हल हो सकता है? चलो लेट से मैं 3 नहीं लगाता, 1 ही लगाया था। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस जगह पर रजिस्टर चाहता हूं, तो इसका मतलब है आई नीड मोर रजिस्टर। सो मैं इनपुट पे एक और दफा रजिस्टर कर दूंगा। ठीक है, एक और दफा रजिस्टर करूंगा और मैं कहूंगा कि मैं यहां पर दोबारा नोडल थ्योरम अप्लाई करता हूं। दोबारा नोडल थ्योरम अप्लाई किया तो ये इधर से तीनों लाइनों पे कट गया, ये 1 2 3 यहां तक रह गया ये रजिस्टर, और यहां पर आपके एक रजिस्टर आगे आ जाएगा, आउटपुट पे एक रजिस्टर ऐड हो गया। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, और यही काम मैंने कहा कि अच्छा अब इधर अप्लाई करता हूं। जब इधर अप्लाई करूंगा तो क्या मसला होगा, अगेन ये वाला रजिस्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रजिस्टर खत्म हो गया क्योंकि इसने आगे आना था, और ये वाला रजिस्टर जो है ये यहां तक खत्म हो गया, ये जो नीचे वाला यहां पर समझे खत्म हो गया, और ये यहां पर आ गया। सो इसका मतलब है मुझे एक और रजिस्टर पीछे चाहिए था। ठीक है, सो आप इस तरह 2-3 ट्राइयां करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कितने ऐड करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअली यहां पर भी चाहते हो, यहां पर भी चाहते हो, यहां पर भी चाहते हो, तो हमें यहां से नजर आ रहा है कि अगर हम 3 ऐड कर लें तो इट इज सेफ इनफ। हो सकता है आप इस तरह पहली दफा ट्राई करें तो आप गलत नतीजे में पहुंचे, और आप उसके बाद आपको पता चले कि मुझे एक और ऐड करना था। ये हाँ हाँ, यही से पता चल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 3 ऐड किए। मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए है, पूरा एक्सप्लेन करूं, एंड पे आगे कहता है कि यार ये 4 ऐड लगे, यही सब। चलो ये भी सही है, तो तुम सेटिस्फाई होगा, समझ आ गई, बस ठीक है फिर। सो अगर 3 आप इधर रजिस्टर लगाएंगे तो अब आपको
पहले वाले पे लेट से फिर आपको क्योंकि इधर से मूव करते हुए एक आगे जाना पड़ेगा और फिर इधर से मूव करने के लिए एक और आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए हमें 3 रजिस्टर चाहिए थे। तो पहले आप इसके ऊपर नोडल थ्योरम अप्लाई कर दें लेट से 3 दफा, तो 3 रजिस्टर इधर आ जाएंगे। अगली दफा आप 2 दफा अप्लाई कर दें, 2 इधर आ जाएंगे। अगली दफा 1 दफा अप्लाई कर दें, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। सो आपके पास एक स्टेप में ये हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में ये हो जाएगा, उससे अगले स्टेप में ये हो जाएगा, और अब आपका जो है ना फुली पाइपलाइन रिपल कैरी एडर आ गया। सो अगेन ये वही वाली डायग्राम बन गई जो हमने कट सेट के थ्रू भी की थी, ठीक है। तो दोनों अप्रोचेस में से कोई अप्रोच भी यूज की जा सकती है, नोडल भी और कट सेट की। और मतलब ऑब्वियसली इसका ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम ये हो सकता है कि मतलब आप लोग FYPs चूज़ कर चुके हैं, लेकिन ये कोई इस सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा हैवी हो जाता। लेकिन अगर आप FYP में कुछ करना चाहेंगे, आप ऐसा टूल बनाना चाहिए जो जिसको कोई भी डाटा फ्लो ग्राफ दे और वो रिपीटेडली अप्लाई करे नोडल थ्योरम और या कट सेट, और उसको ऑप्टिमली रिटाइम कर सके किसी तरह, ठीक है। सो ये काम जो है ना सिंथेसिस टूल्स वगैरह करने की कोशिश करते हैं अपने नहीं किसी हद तक, लेकिन वो अभी उतने तेज़ नहीं है मेरे ख्याल में कि वो खुद से सारा कुछ कर सके। सो इसके ऊपर ऑब्वियसली रिसर्च इससे आगे भी हुई होगी, तो मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, बट ही हैज़ टू प्रोबेबली रीड अ फ्यू रिसर्च पेपर्स के करंट स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है, इस वक्त क्या काम हो रहा है। आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सर्च करेंगे रीटाइमिंग के ऊपर पेपर्स, तो आपको मवाद मिल जाएगा कि इस वक्त क्या काम हो रहा है, ठीक है। जनरली वैसे जब भी आप कोई रिसर्च करने लगे ना तो पहले देखा करें कि क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है, इस वक्त, ताकि आप उसके ऊपर कुछ ऐड करें, वही दोबारा ना बना रहे हो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उसका तरीका आजकल आपको पेपर्स जनरली आराम से डाउनलोड हो जाते हैं। सो वैसे इससे हट के ये चीज़ है कि आप जब पेपर्स डाउनलोड करें तो उनको सेव करते हुए ना 2 चीज़ें साथ नोट कर लिया करें, एक उसका ईयर और एक उसकी साइटेशंस, ठीक है। आजकल गूगल पे आप सर्च करते हैं तो वो बता रहा होता है साइटेशंस भी। साइटेशन ये होती है कि मैंने कोई पेपर लिखा तो मैंने साइट किया कि फलां पेपर में ये चीज़ डिस्कस हुई है, फलां पेपर में ये चीज़ डिस्कस हुई है। सो अगर एक पेपर की ज़्यादा साइटेशंस हैं तो इसका मतलब है उसने कोई ऐसा फंडामेंटल काम किया था कि जो दूसरे लोग अपनी रिसर्च में कोट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें भी थोड़ा कुछ ना कुछ 2 नंबरी हो जाती है कि अपने ही लोग अगले पेपर छाप के उसमें कोट करना शुरू कर देते, लेकिन इन जनरल आपकी साइटेशंस अगर ज़्यादा हैं तो पेपर निस्बतन अच्छा है। तो मैं तो अमूमन ये करता हूँ कि जब मैं पेपर डाउनलोड करता हूँ तो मैं उसको सेव करते हुए ना पहले उसका ईयर और साइटेशन साथ ही लिख लेता हूँ, ठीक है। और अमूमन एक आध और चीज़ भी, आजकल काफ़ी लोग जो है ना वो गिटहब के ऊपर अपना कोड भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो यू कैन डू अ सेपरेट सर्च कि क्या इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, तो एक तीसरी चीज़ भी आप रख लो, ठीक है, कि सोर्स अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो किसी कंपनी में बैठ के काम किया होगा तो शायद वो सोर्स कोड ना दे, ठीक है, कि अगर वो उनकी प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट होगी। अगर किसी ने रिसर्च में किया है तो हो सकता है कि वो उसको ओपन सोर्स रखना चाहिए, या बाज़ कंपनियां भी ओपन सोर्स रखती हैं कि ठीक है ये पूरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो भी इसको यूज़ करना चाहे वो कर ले। तो ये 3 चीज़ें जो है ना, ये आप जब भी कोई फॉर्मल काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जाके पहले एक सर्च करें और उसके अच्छे पेपर्स डाउनलोड करें, अच्छे, क्योंकि आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। तो ये क्यों मैं कह रहा हूँ 3 चीज़ें नोट करें, ये आपको फिल्टर आउट करने में मदद करेगी कि कौन सा काम ज़्यादा बेहतर है। ईयर आपको बता रहा होगा, अब लेट से आपको 2015 का एक पेपर मिल जाता है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि वो प्रॉबेबली लेटेस्ट काम पे होगा, 2016 का होगा, इसका मतलब है लेटेस्ट काम पे होगा, 1-2 साल पुराने, ठीक है। साइटेशंस ऑब्वियसली जो नया वाला होगा उसकी कम होगी, अगर कोई 1990 का पेपर है उसकी साइटेशंस ज़्यादा होंगी, लेकिन ये आपको आइडिया होगा, ठीक है। लेकिन जो एक ही ईयर के 4-5 पेपर हैं उनमें से कौन सा बेहतर है वो आपको साइटेशंस बता देगी, ठीक है। और फिर सोर्स अवेलेबल होने का मतलब ये है कि आपको दोबारा उसको कोड काम करने की ज़रूरत नहीं है, उस कोड को यूज़ करें, उसके ऊपर बिल्ड करें, ठीक है। आपका काम उसके ऊपर बिल्ड करके आपने नया काम किया और वो वाला पेपर पब्लिश कर दिया। तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये काम करना चाह रहा है कि यार रीटाइमिंग ऑप्टिमली कैसे होती है, तो वो जाके देख सकता है कि अमूमन बुक्स के अंदर जो कंटेंट होता है ना वो कुछ देर बाद आता है, ठीक है। रिसर्च पेपर्स में कंटेंट पहले आता है। मतलब बुक्स कैसे बनती हैं, बुक्स ऐसे बनती हैं कि भाई एक बंदा है जो एक फील्ड में काम किया जा रहा है,
तो वो एक पॉइंट इन टाइम पे उसके ऊपर बुक लिख देता है। सो वो उस फील्ड की लेटेस्ट नॉलेज से इन टच होता है किसी हद तक, लेकिन बुक पब्लिश करने में 2-3 साल का ड्यूरेशन अमूमन आ जाती है, ठीक है। उतनी देर में फिर नए काम होना शुरू हो जाते हैं, आप फिर अगले 6-7 साल गुजरते हैं तो आप 2-3 नए आइडियाज आ गए होते हैं, ठीक है। सो वो फिर दोबारा बुक पब्लिश होने में फिर 2-3 साल लगते हैं, वो बुक में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उतनी देर में कुछ नए आ जाते हैं। लेकिन आप अगर वाकई खुद इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं कोई चीज, सो उस वक्त बेस्ट चीज ये है कि आप मतलब एक तो आप जो कोर्स में पढ़ेंगे वो होगा जो कि बुक में है, ठीक है। सो कोर्सेज में अमूमन वो यानी कोर्सेज जो कवर करवाएंगे वो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होंगी उनसे थोड़ा सा पीछे की चीज होगी, ठीक है। लेकिन जब आप कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तब इट्स अ गुड आइडिया कि आप उसमें लेटेस्ट काम जो हुआ है वो वहां तक, तो ये आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी इस कोर्सेज में। लेकिन फिर जो लेटेस्ट काम हो रहा है वो करने के लिए आपको पेपर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये शुरू से ही तरीके थोड़ा सा अगर बंदा सही रखे ना, तो कन्वेंशंस हम लोगों की भी ओवर द ईयर्स इवॉल्व हुई है कि मतलब पहले हम लिखते थे तो बस पेपर डाउनलोड करके एक फोल्डर में डाल देते थे और उनको फिर नाम भी नहीं उनका लिखते थे, क्योंकि पेपर का नाम अमूमन वो नाम नहीं लिखा होता था। जो बाद में फिर अब जब मैं डाउनलोड करता हूँ तो उसका नाम उसका टाइटल ही रखता हूँ, उसके साथ हमेशा ईयर भी लिखता हूँ, उसके साथ साइटेशंस भी लिखता हूँ और ईयर पहले लिखता हूँ ताकि मैं अगर उसको सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ तो मुझे पता हो कि यार ये लेटेस्ट है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है, और फिर साइटेशंस और इस तरीके से, ठीक। तो ये आपको हेल्प आउट कर, तो ये छोटी सी टिप है फॉर कि आप अभी से ही अपने तरीके ठीक कर लें, जो भी आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के तरीके थोड़े से इम्प्रूव कर लें, ठीक है। ओके, सो आगे हम फर्दर अगर हम इसी को लेकर के चलें कि हमने लेट्स से कि एक डायरेक्ट फॉर्म FIR फिल्टर था और इसको हमने ऑप्टिमाइज करना है, पाइपलाइन करना है, ठीक है। सो अगर ऑलरेडी डाटा फ्लो ग्राफ ऑप्टिमाइज हो चुका है, ठीक है, तो जब भी आप करेंगे ना हार्डवेयर डिजाइन करना, तो आप स्टेप्स इस तरीके आपके होने चाहिए कि आपको लेट्स से एक मैटलैब कोड आपने पहले मैटलैब में इंप्लीमेंट किया या पाइथन में इंप्लीमेंट किया, वो जो आपने इंप्लीमेंट किया ना उससे आप डाटा फ्लो ग्राफ तक पहुंचे सबसे पहले, ठीक है। सो डाटा फ्लो ग्राफ जो है जनरली जो भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हो रहा है वो आप पूरा उसको एक पेपर के ऊपर या व्हाइट बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर लें, ठीक है। अच्छा, वो जब आप डाटा फ्लो ग्राफ तक पहुंच गए, अब आप उस डाटा फ्लो ग्राफ को ऑप्टिमाइज करें, रीटाइम करें, जिस तरह हमने अभी पीछे पढ़ा, ठीक है। अब वो अगर ऑप्टिमाइज हो चुका है, इसके बाद अब आगे क्या ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसके लिए हमने जिस तरह देखा था कि कहां कहां पर कंप्रेसर लग सकता है बजाय मल्टीप्लिकेशन एडिशन के, ठीक है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इस किस्म का काम है कि हो सकता है कि आप उसको पहले कंप्रेसर कहीं कहीं पे लगा लें और बाद में ऑप्टिमाइज कर लें, और हो सकता है आप पहले ऑप्टिमाइज कर लें बाद में कंप्रेसर लगा लें, तो ये दोनों काम हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये अगर फिल्टर है तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो रही है, ठीक है। सो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, एक कल की क्लास में भी हमने किया था कि इन सबको कंप्रेस कर लेना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसको कंप्रेस कर लें, ठीक है। सो जिस तरह वॉलेस कंप्रेसर होता है कि 3-3-3 इकट्ठे करें और आप कंप्रेस करते जाएंगे, जो अगला है 3-3-3 इकट्ठे करें, कंप्रेस करते जाएंगे, जो जिस तरह आप अभी असाइनमेंट में भी कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने पार्शियल प्रोडक्ट्स को कंप्रेस करते गए, ठीक है। अच्छा, और अब जब अब ये आपका एक डाटा फ्लो ग्राफ बन गया, ठीक है। सो ये अब डिफरेंट डाटा फ्लो ग्राफ बन गया, लेकिन ये अब कंप्रेसर के साथ बन गया, लेकिन ये सारा फीड फॉरवर्ड ग्राफ है। फीड फॉरवर्ड ग्राफ है तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इस पे कट सेट लगा सकते हैं, ठीक है। सो कट सेट लगाया और आप सिंपली हर स्टेज पर आपने पाइपलाइन कर दिया, ठीक है। सो जो आपने आज असाइनमेंट जमा करानी थी, होपफुली जमा करा दी होगी, वो ऑन पेपर आपने पाइपलाइन भी उसमें करना था, ठीक है। सो वो कुछ इस किस्म का काम था, ठीक है। अगर नहीं जमा कराई तो यू कैन मतलब कल तो छुट्टी है, परसों तक जमा करा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कटिंग होगी, ठीक है। 10% डिडक्ट कर लेना है, ठीक है। ओके, सो हाँ 25 कर दो, 25 कर दे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये हमारा CSA है जो हमने कंडीशनल सम एडर पढ़ा था। कंडीशनल सम एडर भी एक डाटा फ्लो ग्राफ है, ठीक है। सो उसमें भी आप सिंपल फीड फॉरवर्ड क्योंकि पाथ है तो आप एक कट सेट लाइन लगाएं और उधर रजिस्टर लगा दें तो वो पाइपलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई इसमें मसला नहीं।
अच्छा, फिर दूसरा रीटाइमिंग का एक मैंने यूज शुरू में आपको कहा था कि आप नंबर ऑफ रजिस्टर्स भी कम कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ रजिस्टर्स किस तरह कम कर सकते हैं कि अगर आपकी इस किस्म की कोई चीज थी, ठीक है, आपके ग्राफ में एक नोड थी जिससे आपके आगे इधर भी 3 रजिस्टर थे, इधर 2 रजिस्टर थे। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इन 2 रजिस्टर्स को पीछे मूव कर लें या एक एक रजिस्टर को नोड से पीछे इनकमिंग एजेस पे मूव कर लें। अगर आपके इनकमिंग एजेस कम है और आउटगोइंग एजेस ज्यादा हैं और आउटगोइंग एजेस पे रजिस्टर काफी एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, सो आप उनको उठाकर पीछे मूव कर लेंगे। सो अगर मैं इसको पीछे मूव करूंगा तो ये 2 रजिस्टर जो है ये इधर चले गए। सो अब आपका टोटल 3 रजिस्टर ने काम कर दिया, इधर आपके 5 रजिस्टर लगे हुए थे, ठीक है, जबकि ये फंक्शनली इक्विवेलेंट है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा चले, मतलब हो सकता है कि इधर आपको रजिस्टर चाहिए हो, अदरवाइज टाइमिंग ना मीट हो रही हो, तो फिर आप एक रजिस्टर मूव करें उस केस में, ठीक है। तो ये डिपेंड्स कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर आपने नंबर ऑफ रजिस्टर्स कम करनी है आप मूव कर दें, अगर आपने टाइमिंग सही रखनी है तो फिर आप फिर भी आप जो एक्स्ट्रा रजिस्टर हैं, आप इसमें एक जगह पर एक रजिस्टर पाइपलाइनिंग के लिए काफी होता है, ठीक है। तो अगर दो लगे हुए हैं, जस्ट उसको पीछे मूव कर दें, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल रीटाइमिंग, ठीक है। पेरिफेरल रीटाइमिंग में आप ये करते हैं कि तमाम रजिस्टर्स को ना पेरिफेरी में मूव कर देते हैं, यानी कि कॉर्नर्स पे मूव कर देते हैं, ठीक है, स्टार्ट या एंड पे मूव कर देते हैं, ठीक है। ऑल रजिस्टर्स आर मूव टू द पेरिफेरी ऑफ डिजाइन ईदर एट द इनपुट और द आउटपुट, और उसके बाद उसको आप ग्लोबली ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि आप देखते हैं कि ग्राफ में किधर किधर मुझे रजिस्टर लेकर जाने की जरूरत है, ठीक है, और आप उधर जाकर उसको, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि ये कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है कि आप उसको एक ऐसा टूल बना लें जो कि जिसको कोई भी डाटा फ्लो ग्राफ दे तो वो उसको ऑप्टिमली डिजाइन करके दे दे, रीटाइम करके दे दे। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई ओरिजिनल डिजाइन था, ठीक है, तो अब इसमें आपका रजिस्टर पेरिफेरी पे नहीं है, आपका रजिस्टर जो है दरमियान में कहीं पे आ गए, तो आप पहला स्टेप ये करेंगे, जस्ट मूव देम टू पेरिफेरी। सो जो आपका ये वाला रजिस्टर है, यहां पर आप अगर आप नोडल थ्योरम अप्लाई करें तो इनपुट पे ले जाए इसको, ठीक है, ये पीछे चले जाएंगे, इसको आगे मूव कर देंगे, इसको भी आप 2 दफा अप्लाई करें, ये आगे मूव हो जाएंगे, तो स्टिल इक्विवेलेंट ग्राफ बन जाएगा जो सेम काम कर रहा होगा, लेकिन अब आपके रजिस्टर पेरिफेरी पे हैं, वो आउटपुट पे है और ये आपके इनपुट पे। इसके बाद अब आप एक एक करके रीटाइमिंग करना शुरू कर सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो मे बी आप इसको एक स्टेप आगे ले जाए, एक स्टेप आगे ले जाएंगे तो आप कहेंगे अच्छा इधर मेरा रजिस्टर एक आ जाएगा, उसको आप 2 स्टेप पीछे ले, इसके बाद आपका रजिस्टर आ जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां पर आपको रजिस्टर चाहिए वहां पर आप फिर रीऑप्टिमाइज करके चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपकी ये हो जाए, लेट से ये रीटाइमिंग, स्टिल हो सकता है कि कोई चीज आपकी टाइमिंग मीट ना कर रही हो, ठीक है, कि आप उसको जिस स्पीड पर चलाना चाह रहे हैं उस स्पीड पर चला ना पा रहे हो, तो उसमें एक और चीज कहलाती है शैनन डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये काइंड ऑफ हम पहले भी कर चुके हैं, जो हम कंडीशनल सम एडर में करते थे ना काम, वो एक्चुअली या कैरी सिलेक्ट एडर में करते थे, कह लो कि कंडीशनल सम तो उसकी अगली फॉर्म थी, कैरी सिलेक्ट एडर में ये वो वाला काम कि यू आइडेंटिफाई द इनपुट जो कि डिले डाल रही है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल इस केस में आप लेट से आपको पता चला कि यार ये जो x0 है ना, लेट से के सारे एक एक बिट है, ठीक है, तो ये x1 x2 x3 और x0 है, और ये जो x0 आ रहा है ना ये लेट हो जाता है, ये सबसे डिले करने वाली चीज है, जिसकी वजह से फिर ये वाला काम जो है ना, ये हमारा जो भी हम ये कोई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स काम भी हो सकता है, छोटा सा भी हो सकता है, ठीक है, ये जो भी काम आप इधर कर रहे थे वो डिले हो रहा है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि आप, क्योंकि ये एक बिट थी, आप इस बिट को 0 भी अज्यूम कर लें, इस बिट को 1 भी अज्यूम कर लें, और आप f0 जो है ना उसको 0 इनपुट के साथ और f0 को 1 इनपुट के साथ, दोनों के साथ कंप्यूट कर लें, ठीक है। बाकी इनपुट्स उसी तरह रहने दें जो बाकी वाली सारी इनपुट्स थी, ठीक। और इधर अब आप सिर्फ एक 2 to 1 मक्स लगा दें जिसको आप x0 पास कर दें, ठीक है। सो ये लेट आता था, तो और ये जब आता था उसके बाद ये कंप्यूटेशन होनी थी, तो हमने बजाय इसके आने का वेट करने के हमने पैरेलल में कंप्यूटेशन शुरू कर दी, ठीक है। तो ये कंप्यूटेशन जब तक ये लेट पहुंचेगा उस वक्त तक हो चुकी होगी, ठीक है, हो चुकी होगी। तो बस इसकी बेस पे आपने सिलेक्ट करना होगा कि ये वाली उठा लूं या ये वाली उठा लूं, ठीक है। तो ये सेम ये जो हमने कंडीशनल सम एडर या कैरी सिलेक्ट एडर में काम किया था ना, तो ये वो वाला काम आप
किसी भी फ्लो ग्राफ में एक्चुअली कर सकते हैं इफ यू फिगर आउट के कौन सा पाथ डिले कर रहा है, ठीक है, उस पाथ के हिसाब से उसको 0 रख के उसको 1 रख के आप कंप्यूट कर सकते हैं जी। ओके, सो ये उसी का रीटाइम ग्राफ है कि आपने जो f0 था विद x0 को 0 भी अज्यूम कर लिया, x0 को 1 भी अज्यूम कर लिया और इन दोनों को आपने कंप्यूट किया और आगे फिर सिर्फ आपने एक 2 to 1 मार्क्स लगा दिए, ठीक। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट है इटरेशन एंड इटरेशन पीरियड, ठीक है। ये क्या शुरू कर दिया भाई, बाद में कर लेना, कोई अभी काम है? हाँ अच्छा चलो, अगर वो शुरू किए बगैर कर सकते हैं, क्लास को डिस्टर्ब किया, फिर आप देख लेंगे चीज मिसिंग है या नहीं, वरना फिर थोड़ी देर इंतजार करेंगे क्योंकि अगर गुम गई है तो फिर अल्लाह की मर्जी। और ओके, सो ये अभी तक जो हमने ज्यादातर चीजें देखी वो फीड फॉरवर्ड बात थी। ऑब्वियसली नोडल एनालिसिस तो फीड फॉरवर्ड या फीडबैक पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वैसे जो हमने पीछे चीज की वो फीड फॉरवर्ड पाथ। फीडबैक पाथ में क्या हुआ होता है कि हम अगर उसमें रजिस्टर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, अगर कोई चीज लूप है उसमें अगर मैं एक्स्ट्रा रजिस्टर ऐड करूंगा तो वो चीज ही बदल जाएगी, ठीक है। फीड फॉरवर्ड में आप ऐड करोगे तो डिले सिर्फ ऐड होगा, फीडबैक में ऐड करोगे तो ट्रांसफर फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर में चले जाओगे। तो फीडबैक पाथ को पाइपलाइन करना जो है ना वो फिर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। उसमें फिर हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, आइटरेशन और आइटरेशन पीरियड, ये वाली चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सो आइटरेशन आप प्रोग्रामिंग वगैरह में पढ़ा होगा, लूप को हम कहते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर में लूप क्या होता है कि अगर कोई वाकई एक सीक्वेंस में ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं जो फीडबैक हो रहा हो तो उसको आप लूप कहते हैं, ठीक है। सो आइटरेशन पीरियड जो है ना इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वन आइटरेशन ऑफ एल्गोरिथम, कि आपकी पूरी एक आइटरेशन कैलकुलेट होने में जितना टाइम लगता है ना उसको आप कहते हैं आइटरेशन पीरियड, ठीक है। और सो क्रिटिकल पाथ्स हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है? जो सबसे लंबा पाथ हो, क्योंकि उससे आप क्लॉक पीरियड सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्रिटिकल पाथ ऑफ अ डीएफजी इज डिफाइंड एज द पाथ विद द लॉन्गेस्ट कंप्यूटेशन टाइम डिले अमंग द ऑल पाथ्स दैट कंटेन 0 रजिस्टर्स, ठीक है, कि रजिस्टर्स नाउ कॉम्बिनेशनल सबसे बड़ा पाथ, ठीक है। सो कंप्यूटेशन टाइम डिले इज द इन द पाथ इज कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ ऑफ डिले। तो चलो वो तो चलो उसको क्रिटिकल पाथ डिले कहते हैं, ठीक है। सो जब आपका फीडबैक आ रहे हो, जिस तरह इस केस में ये एक डाटा फ्लो ग्राफ है जिसके अंदर इधर 2 रजिस्टर हैं, इधर एक रजिस्टर लगा हुआ है और आप फीडबैक करके एडिशन करें, ठीक है। सो ये कोई IAR टाइप की चीज है, ठीक है। सो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये भी एक लूप आ रहा है, ठीक है, आपके पास ये भी एक लूप आ रहा है पूरा, आपके पास ये पूरा एक बड़ा वाला लूप भी आ रहा है, ठीक है। सो आपके पास 3 लूप्स इसके अंदर बन रहे हैं, ठीक है, जो फीडबैक हो रहे हैं ना, ठीक है। तो ये वाले को तो हम फीडबैक नहीं कहेंगे क्योंकि ये दोनों आगे की तरफ जा रही है, लेकिन ये पूरा एक लूप है, ये लूप है और ये लूप है, 3 लूप हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली अगर मैं इसको देखूं तो इसका क्रिटिकल पाथ क्या बनेगा? इसका क्रिटिकल पाथ में देखूं तो मल्टीप्लायर एडर, मल्टीप्लायर एडर एडर, ठीक है। यहां से यहां तक ये जो मेरा पूरा बन रहा है ना, क्योंकि यहां पर तो एक मल्टीप्लायर है, यहां पर आपके 2 मल्टीप्लायर प्लस 3 एडर आ रहे हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लायर प्लस 3 एडर जो है ना ये आपका क्रिटिकल पाथ बन रहा है। सो अब इस केस में मैं कैसे रीटाइम कर सकता हूं, ठीक है। फीडबैक में मैं कट सेट लगा के तो नहीं कर सकता, फीड फॉरवर्ड वाले पार्ट में तो मैं कर सकता था, फीडबैक वाले पाथ में नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इधर लेट से कट सेट लगा दिया तो अब ये वाली चीज डिले हो जाएगी, ये तो वापस आ रही थी, ठीक है। तो क्या करें, ठीक। सो इस केस में हम क्या करते हैं कि लूप तो हमने डिफाइन कर दिया कि लूप क्या चीज है, जो सेम बिगिन और एंड जिसका सेम उस पर हो, ठीक है। सो लूप बाउंड एक चीज है, ठीक है। लूप बाउंड क्या चीज है? लूप बाउंड इज कि आपका जो टोटल कंप्यूटेशन टाइम है ना किसी भी लूप में, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसमें कितने रजिस्टर्स हैं,
ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका लूप है, इसके अंदर ये 2 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। सो इसमें अगर आपके पास एक प्लस एडर है, 3 एडर प्लस एक मल्टीप्लायर का जो डिले आता है, उस टाइम डिले को डिवाइड कर दूं मैं 2 रजिस्टर से, तो इस वाले लूप का लूप बाउंड निकल आएगा। जो अगला वाला लूप बाउंड है उसी तरह उसके सारे मैंने डिले ऐड किए और नंबर ऑफ रजिस्टर से डिवाइड कर दी, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं लूप बाउंड, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ आ गई। सो लेट्स, मेरा ख्याल है अगली स्लाइड में ये जी जी ये यहां से ये पूरा लूप बैक हो रहा है ना, ये इस पूरे की बात कर रहे हो या इस वाले की? नहीं, ये यहाँ से भी फीडबैक इस तरफ आ रहा है ना, ये एरो इस तरफ लगा हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरफ आएगा और ये पूरा होगा और फिर ये भी पूरा होगा, ठीक है। तो ये दोनों पाथ्स जो है, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ इसी नोड से शुरू हो रहे हैं, इसी नोड पे एंड हो रहे हैं। तो ये 3 इसके अंदर लूप्स बने, ठीक। ओके, सो क्रिटिकल लूप ऑफ डीएफजी इज डिफाइंड एज द लूप विद मैक्सिमम लूप बाउंड, ठीक है। सो पहले हम डेफिनेशंस को बाद में, इंट्यूशन क्या है, वो इंट्यूशन यानी कि हमारी समझ एक दफा आ जाए तो उसकी डेफिनेशन पे हम पहुंच जाते हैं। हम करना ये चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि भाई कितना मैक्सिमम, मतलब मैं इससे निचोड़ सकता हूँ इस सर्किट को, मैक्सिमम क्या गेन हो। सो आप करते ही हैं कि आप हर लूप की ना लूप बाउंड निकालते हैं। आप कहते हैं कि ये लूप है, इसमें 2 रजिस्टर हैं और इतने मल्टीप्लायर एडर हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इनको थोड़ा बहुत मैनूवर करूं तो मैं 2 रजिस्टर्स को ऑप्टिमली ऐसी जगह पर प्लेस कर सकता हूं कि जो भी इनका डिले है ना उसको डिवाइडेड बाय 2 कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि ये मेरे पास रजिस्टर 2 लगे हुए हैं, 2 से डिवाइड करूंगा तो उतना हो सकता है, एक इस आधा इस रजिस्टर तक रह जाएगा, आधा उस रजिस्टर तक, अगर मैं वाकई इसको दरमियान में कहीं पे किसी तरह तोड़ सकूं, ठीक है। सो आप तीनों जितने भी लूप्स हैं, इस केस में 3 है, तीनों का आप लूप बाउंड अलग-अलग कंप्यूट कर लेंगे। उसमें से जिसका लूप बाउंड सबसे बड़ा होगा, इसका मतलब है वो लूप क्रिटिकल लूप है। फॉर एग्जांपल इस केस में ये वाला जो लूप है, इस बड़े वाले लूप में 2 रजिस्टर हैं, एक मल्टीप्लायर और 2 एडर है, ठीक है। तो इनका जो डिले बनेगा वो 2 से डिवाइड होकर छोटा आएगा एज कंपेयर टू इस वाले लूप के, ठीक है। इस वाले लूप में 3 एडर हैं और एक मल्टीप्लायर है, और इस 2 नंबर वाले लूप में आपके पास 2 रजिस्टर्स हैं और 2 मल्टीप्लायर हैं और 3 एडर हैं। तो लूप बाउंड किसका सबसे ज्यादा आना चाहिए? 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का? 2 नंबर का, क्योंकि उसके अंदर ये सबसे बड़ा डिले है लेकिन रजिस्टर 2 ही है, ठीक है। अगर उसमें इधर 3 रजिस्टर होते तो फिर हम नहीं कुछ कह सकते, हो सकता है 3 से डिवाइड करके वो छोटा आ जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि हर एक लूप में इस वक्त 2-2 रजिस्टर हैं और लूप नंबर 2 में सबसे ज्यादा कंप्यूटेशन हो रही है, सो इसका मतलब है कि लूप बाउंड आपका सबसे ज्यादा 2 का है। सो इसका मतलब है कि जो आपका क्रिटिकल पाथ है ना और क्रिटिकल लूप जो है वो आपका 2 नंबर बनेगा, ठीक है। सो ये अगली डेफिनेशन ये है कि क्रिटिकल लूप एंड इटरेशन, ठीक है, कि क्रिटिकल लूप ऑफ डीएफजी इज डिफाइंड एज लूप विद मैक्सिमम लूप बाउंड। जिसका लूप बाउंड मैक्सिमम आएगा दैट इज योर क्रिटिकल लूप, ठीक है। द इटरेशन पीरियड ऑफ क्रिटिकल लूप इज कॉल्ड इटरेशन पीरियड बाउंड, ठीक है। अच्छा, जो क्रिटिकल लूप आया है उसका जो लूप बाउंड निकलेगा ना, इसका मतलब है वो आप दैट इज द बेस्ट यू कैन अचीव, ठीक है। और उसको फिर हम कहते हैं इटरेशन पीरियड बाउंड, ठीक है। इटरेशन पीरियड बाउंड का मतलब है कि आपका जो भी डाटा फ्लो ग्राफ था उसमें जो सबसे ऐसा लूप जिसका आपका लूप बाउंड सबसे बड़ा आ रहा था, वो लूप बाउंड जो है ना वो अब आपका इटरेशन पीरियड बाउंड है, उससे ज्यादा तेज आप नहीं हो सकते, ठीक है। सो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम उतने तेज नहीं होते, ठीक है। तो हम फिर इनको एडजस्ट करते हैं डिलेस को इस तरीके से कि हम इटरेशन पीरियड बाउंड को पहुंचने की कोशिश करें। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास केस था, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम के मल्टीप्लायर जो है ना वो 2 साइकिल लेता है और एडर जो है ना वो 1 साइकिल लेता है, या साइकिल नहीं, सॉरी 2 टाइम यूनिट कह लेते हैं, ठीक है। कोई भी टाइम यूनिट है, लेट्स से नैनो सेकंड कह लें या एनीथिंग, ठीक है। सो मल्टीप्लायर आपके 2 टाइम यूनिट लेता है, एडर आपका 1 टाइम यूनिट लेता है। सो अब हम हर एक का अलग-अलग, इधर हम नहीं देखते, हम खुद कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये अगर हमारा लूप 1 है अगर, ठीक है। सो लूप बाउंड 1 अगर मैंने कंप्यूट करना है तो मेरे पास कितने यूनिट्स लगे हुए हैं इसके अंदर? 3 एडर है और 1 मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर 2 यूनिट लेता है, ये 3 लेते हैं, तो क्या बनेगा मेरे पास? 3 एडर प्लस मल्टीप्लायर के 2 यूनिट डिवाइड बाय 2। तो क्या मेरे पास लूप बाउंड आया? 3 + 2 5, 2.5 आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरे लूप पे आ जाते हैं।
लूप बाउंड 2। इस केस में मेरे पास ये वाला लूप है ये पूरा, ठीक है। 2 रजिस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। 2 1 3 4 5 6 और 7, 7 डिवाइड बाय 5 3.5, सॉरी 2 गलत लिख दिया, ठीक है। 2 रजिस्टर्स थे, ठीक। और ये जो बड़ा वाला लूप है हमें ऑलरेडी पता है कि ये इससे छोटा ही निकलेगा, लेकिन लेट से 2 3 और 4, सो 4 डिवाइड बाय 2, तो लूप बाउंड 3 जो मेरे पास आया वो मेरे पास आ गया 2 का, ठीक है, क्योंकि 2 3 4 डिवाइड बाय 2 2 आ गया, ठीक है। सो ये 3 निकले हुए इधर भी, ठीक है, तो वेरीफाई भी हो गया। सो इसका मतलब है कि मेरा इटरेशन पीरियड बाउंड क्या है 3.5, ठीक है। सो 3.5 इज द बेस्ट केस जो कि मैं इस फीडबैक सिस्टम में अचीव कर सकता हूँ। इससे बेहतर मैं नहीं जा सकता बगैर इसका ट्रांसफर फंक्शन चेंज किए बगैर, या फिर मैं या दूसरा वो शैनन वाला काम किए बगैर, मतलब कोई ऐसा चीज़ कर लूँ कि जिससे मैं कुछ कंप्रेशन ट्री लगा के तेज कर लूँ या कुछ ऐसे कर लूँ, तो वो कुछ कर सकता हूँ। बट वैसे आप इटरेशन पीरियड बाउंड आपका ये बन जाता है कि इसमें आप रजिस्टर्स को मूव करके ना 3.5 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। सो अब आपकी कोशिश होगी कि फिर 3.5 के करीब जाए। तो इस वक्त इसका क्रिटिकल पाथ कितना है, अगर यही सिनेरियो है, ठीक है, अगर इसी सिनेरियो में हम बात करें तो इस वक्त इसका क्रिटिकल पाथ क्या बनता है, क्या 3.5 बनता है? 3.5 इज द बेस्ट दैट वी कैन अचीव, ठीक है। सो ये हमारा बेस्ट केस सिनेरियो बन रहा है, ठीक। लेकिन इस केस में क्या ये 3.5 है इसका क्रिटिकल पाथ? नहीं, इस केस में 2 3 4 5 6 7, अभी तो 7 है, ठीक है। 7 टाइम यूनिट का क्रिटिकल पाथ अभी बन रहा है, ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें काफी चीजों को हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे करें इंप्रूव? मैंने कहा कि इसका एक हमने निकाला कि इटरेशन पीरियड बाउंड कितना है, ठीक है। बाउंड आपको बताता है कि आप बेस्ट क्या अचीव कर सकते हैं विद चीजों को इधर उधर मूव करके, रजिस्टर्स को नोडल थ्योरम लगा के आप आगे पीछे मूव करें तो आप बेस्ट जो अचीव करेंगे ना कर सकते हैं वो 3.5 टाइम यूनिट है, ठीक है। वो हमने इटरेशन हर एक का लूप बाउंड का। अब एक है कि इस वक्त जो डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, इस वक्त ये बेस्ट केस पे नहीं बना हुआ, इस वक्त तो आपने बस डिजाइन किया था, ये तो हमने थ्योरेटिकल बेस्ट निकाला ना कि पॉसिबल ये है कि अगर हमने कुछ कर लिया, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो अभी कितना क्रिटिकल पाथ बन रहा है? अभी जो लॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशनल पाथ बनता है वो, और वो क्योंकि ये वाला है हमारा बन रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है कि भाई ये 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 टाइम यूनिट हमारे अभी लग रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से अगली स्लाइड पे हम नहीं अभी जाते हैं, हम कहते हैं कि हम नोडल एनालिसिस लगा करना इसको मूव करना चाहते हैं, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? 3.5 का बेसिकली मतलब है कि आप दो तो एक आपका मल्टीप्लायर ले जाता है सीधा सीधा, एक आपका ले जाता है एडर, ठीक है। सो किसी पाथ पे आपके एक मल्टीप्लायर एक एडर से ज्यादा आए तो आप 4 हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी आप क्या अचीव कर सकते हैं, इधर क्या कर सकते हैं? इसको अगर तोड़ना हो इसके आगे, लेकिन इसके पीछे तो है ही नहीं रजिस्टर, इस वाले को आगे मूव कर सकते हैं, तो मैं इधर से इसको काट दूंगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। सो अब इसको मैं अगर डायरेक्ट टाई कर दूं तो ये मतलब लाइन का मतलब है ये अब रजिस्टर, अब इतनी इनपुट है इतनी आउटपुट है, मैं इसको इधर से इसको यहां से रिमूव कर दूं, खाली रेक्टेंगल रह गई पीछे, ओके। सो मैंने इसको इधर मूव किया था, फिर यहां पर क्योंकि दोनों अवेलेबल थे इसको मैं इधर मूव कर गया, तो इसका मतलब है कि ये खत्म हो गया अब, ठीक है। तो ये वाला रजिस्टर इज नो मोर, ये वाला रजिस्टर इज नो मोर। अब कितना हमारा बाउंड बन गया? क्या करें? दो तो कहीं पे भी नहीं है, ये खत्म हो गया, एक रह गया ना। अभी हमारा मैक्सिमम वो बन क्या रहा है इस वक्त? हम क्रिटिकल पाथ आ क्या रहा है मैं कहता हूं, हाँ यहां पर आ रहा है 2 + 1 3, यहां पर आ रहा है 2 + 1 + 1 4, ठीक है, और इधर भी आ रहा है 2 + 1 + 1 4, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि अभी
कोई हम इसको फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश करें। किधर जो है ये वाला, इसको मैं इसके आगे ले आऊं, इस इनसे आगे ले जाऊं। अच्छा, फिर ये वाला एडर, ये मल्टीप्लायर और ये एडर सीरीज में आ जाएगा। ये लूप में है ना, तो ये वाला फिर ऐड हो जाएगा ना। इससे एडर के आगे ये इसको रोक के बैठा हुआ है, ठीक है। इसके आगे लगाऊंगा तो ये एडर और ये मल्टीप्लायर आ जाएंगे सीरीज में, ठीक है। सो ये वाला इधर लेके जा सकते हैं। ये वाला अगर मैं कहता हूं कि ये खत्म हो गया है, यहां पर आ गया, ठीक है। सो अगेन यहां पर आकर हमारा ये वाला एक मल्टीप्लायर रह गया, लेकिन इससे आगे आपका काम अभी नहीं हो रहा, ठीक है। नहीं, अभी हम कंप्रेशन नहीं कर रहे, अभी हम कह रहे हैं कि वो मतलब ऑब्वियसली कंप्रेसर तो बन सकता है, ठीक है। उससे तो हमने देखा किस साइड इसको, ये जो आ रहा है, ये स्टार्ट में जाने के लिए फिर हमें ये खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। एक आप कह रहे हो कि ये कम हो जाएगा, कि अगर मैं इसको भी हटा दूं, इसको भी हटा दूं, तो ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये रजिस्टर यहां पर आ गया और यहां पर एक मल्टीप्लायर का डिले आ गया, यहां पर आपके पास एक मल्टीप्लायर और एडर का डिले आ गया, ये आपका मल्टीप्लायर एडर का डिले, इसको हम अभी तक खत्म नहीं कर पाए, है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास काइंड ऑफ अभी तक कुछ ना कुछ बचा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर नहीं लेके जा सकते ना, इसके पीछे है नहीं रजिस्टर। हाँ, इसको ये वाला, इसको आगे ले जाएंगे तो दो मल्टीप्लायर आ जाएंगे सीरीज। ये वाला, ये जो मैंने हटा दिया था, आप ये कह रहे हो कि इसको इधर रहने दें, ठीक है, और इसको भी इधर रहने दें, ठीक है। अच्छा, अब आप ये कह रहे हो कि ये वाला जो रजिस्टर है इससे आगे ले जाऊं, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे ये यहां पर लाना पड़ेगा पहले। तो मैंने इसको खत्म किया, ये सीधा हो गया और मेरे पास ये रजिस्टर यहां पर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो पाथ है ना, ये दो एडर प्लस एक मल्टीप्लायर बन गया, ठीक है, पहली चीज। बल्कि मल्टीप्लायर एडर मल्टीप्लायर बन गया, ठीक है। इसको मतलब अब जो हम करना चाह रहे थे ना, लेट से हम ये करते हैं कि ये वाला रजिस्टर खत्म करते हैं, ये वाला भी खत्म करते हैं, इधर आ गया, ठीक है। और इस वाले को अब मैं आगे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि इधर दो आगे, इनको मैं इस जगह पर लेके जा सकता हूँ, ठीक है। स्टिल अब हमारा क्या रह गया, इस जगह पर भी खत्म हो गया। अब आपके पास ये एडर मल्टीप्लायर प्लस एडर 4 आपका स्टिल रहता है, ठीक है। इस 4 को आप अभी कम नहीं कर। अच्छा, इटरेशन पीरियड बाउंड जाना ये बेस्ट केस होता है, आप हमेशा इसको नहीं पहुंच सकते होते, 0.5 नहीं आ सकता, लेकिन वो भी आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, उसका मतलब है जब आप उससे करीब तरीन पहुंच गए ना, तो नेक्स्ट चीज आप फिर ये कर सकते हो कि जोन सा आपका मल्टीप्लायर है, लेट से मैक्सिमम डिले ले रहा, आप उसको भी 2 हिस्सों में तोड़ दो। ये जो हमेशा इतना इजी नहीं होता कि आप कंप्रेसर को मल्टीप्लायर को पाइपलाइन कर दो, ठीक है। सो हम अगली स्लाइड पे आते हैं, उसमें यही डिस्कशन चल रही है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे आ सकता है, ठीक है। वो उस तरह आ सकता है जिस तरह हमने पहले पढ़े थे, मल्टीप्लायर बनते कैसे, जिस तरह जो आप असाइनमेंट में कर रहे हैं ना, ठीक है। सो ये अब इसको अगर हम मूव करें तो ये कुछ मूवमेंट के बाद आपके पास ना मैक्सिमम ये वाला केस, ये हम जहां तक पहुंच गए थे चीज कि आपको 2 एडर और एक मल्टीप्लायर जो है ना 4 से कम आप नहीं कर पाते। हमने इसको आगे भी मूव करके देखा, लेकिन स्टिल फिर आपके पास इधर से 4 बन गया, ठीक है। सो अब इसका मतलब है कि आप इसको फर्दर ऑप्टिमाइज तो नहीं कर सकते अनलेस के आप मल्टीप्लायर के भी अंदर घुसे किसी तरह, ठीक है। वो किस तरह घुस सकते हैं, वो आप इस तरह से घुस सकते हैं कि जो आपके इधर लेट से कि ये वाला मल्टीप्लायर प्लस एडर है, तो आप इसको इस तरह से ब्रेक करें कि ये 0.5 काम ये कर दे, ठीक है। तो वो आपको फिर उसके लिए ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका जो रजिस्टर था आपने उसको इस तरह मूव कर दिया कि इसके इस तरफ 0.5 और इस तरफ 1.5 हो, तो फिर ये 3 मतलब बन जाएगा
स्टिल 2 + 3 ये खैर 4.5 बन रहा है, ये थोड़ा सा गलत हुआ, ठीक है। तो आप अगर वो जो हमने आगे मूव किया हुआ था ना, अगर हम वो वाला काम कर लें तो आप 3.5 पर स्टिल पहुंच सकते हैं। जो पीछे वाला मल्टीप्लायर है उसको मैं हाफ वे पे कहीं पे पाइपलाइन, बट इट्स नॉट जनरली पॉसिबल कि आप एग्जैक्टली उसको 1.5 और 3.5 पे तोड़ सके, ठीक है। तो दैट्स वाई जो 3.5 था वो हमारा बेस्ट केस अचीवेबल था, हम उसके करीब पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि हम आप इससे पिछले लेवल पे रुक जाए, आप कहें इस जगह पर ठीक है भाई 4 मेरे लिए काफी है। हो सकता है फिर आप कहें कि नहीं मैंने फर्दर इंप्रूव करना है, मेरा तो सर्किट ही नहीं चलेगा नहीं अगर मैं फर्दर इंप्रूव ना किया, फिर आप मल्टीप्लायर को भी पाइपलाइन कर देंगे, ठीक है। उसको भी कर सकते हैं, आपको उसकी इनपुट पे इस वक्त जो है ना इसको मूव करके आप रजिस्टर को इधर ला सकते हैं ना, ठीक है। सो ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली इसको करना होगा, ठीक है, इसको करने की जरूरत, इसको भी करना होगा और इसको भी करना होगा अगर आप इसी ग्राफ पर चल रहे होते, नहीं तो फिर आपके पास 2 + 3 + 4.5 बन रहा है ना ये, ठीक है। तो वो जो हमने पिछली स्लाइड पे भी खुद ड्रॉ कर रहे थे ना ग्राफ, वो इससे थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमल था, ठीक है। उसमें आपका जो क्रिटिकल पाथ बन रहा था वो ये वाला बन रहा था। तो आप हो सकता है सिर्फ एक मल्टीप्लायर को पाइपलाइन करें तो आपका काम हो जाए, क्योंकि उसमें आगे हम ले गए थे ना इसको, तो इधर ले गए थे तो पीछे वाले दोनों खत्म हो गए थे, ये वाला पाथ रह गया था। तो इस पाथ पे अगर आप रजिस्टर मूव कर सकते हुए, आई डोंट नो उसके पीछे शायद रजिस्टर बचा नहीं था लेकिन उसमें ये मसला था, तो आप ठीक किसको कर दे, इसकी बात कर रहे हो? हमने 3. हमारा मैक्सिमम जो है ना वो 3.5 बनेगा, ठीक है। 3 पे नहीं जा सकता। कौन की क्या कह रहे हो, किसको कर? अगर इसको कर दूं, ठीक है, तो ये आप ये कह रहे हो कि इसको मैं इधर भी ले जाऊं इस रजिस्टर को और इधर भी ले जाऊं, यहां से काट दूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कह रहे हो कि इस रजिस्टर से मैं इसको पाइपलाइन कर दूं। पाइपलाइन मैंने किया और आप कह रहे हो कि इस तरफ कितना रखूं, 0.5। सो ये मेरा रजिस्टर खत्म हो गया और इस तरफ 1.5। सो अब आप कह रहे हो कि ये क्योंकि 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, तो ये कितना बना 3। और ये जो इधर से पाथ आ रहा है जिसमें 1, 2, 1.5 कितना बना 3.5 + 0.5 4, ठीक है। तो ये अब आपका ये 4.5, मतलब फीडबैक लूप में आपने पूरा पाथ देखना है, ठीक है। तो अब आप इसको 1.5 पे करेंगे तो इसका मतलब है ये वाला पाथ 4.5 का हो जाएगा, ठीक है। लूप बाउंड यही तो बता रहा था, लूप बाउंड आपको बता रहा था कि ये अगर आपका लूप है, इसमें जो पूरा डिले है वो अगर 7 है और रजिस्टर 2 ही है तो आप 3.5 पर ही पहुंच सकते हैं। आप एक रजिस्टर लगाएंगे, उसके एक तरफ 3.5 लेके जाएंगे तो दूसरी तरफ भी 3.5 आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको एक तरफ मूव करेंगे तो दूसरी तरफ का डिले ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब आप जो करना चाह रहे हो कि इस तरफ से इसको कम करोगे तो फिर इस तरफ से ज्यादा हो जाएगा डिले, ठीक है। तो वो आइटरेशन पीरियड बाउंड जो है ना, आप उसको बीट नहीं फिर कर पाते, ठीक है, अनलेस के आप कंप्रेसर लगा दें। आप कहेंगे मैं मल्टीप्लायर का स्ट्रक्चर ही चेंज करता हूँ, मेरा मल्टीप्लायर ही तेज हो जाएगा, ठीक है। सो या मल्टीप्लायर और एडर जो अलग-अलग टाइम ले रहे हैं, मैं उधर वो जिस तरह हमने पिछली क्लास में किया कि हम ठीक है पार्शियल प्रोडक्ट्स, पार्शियल सम, पार्शियल कैरी लेकर चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप फिर वो कंप्रेसर पे चल रहे हो, वो तेज हो जाएगा, ठीक। तो यहां तक चीज समझ आ रही? हाँ, फिर ये ठीक हो जाएगा, यानी कि आप अगर इसको आगे ले जाए, ठीक है, क्योंकि ये भी 3.5 नहीं है। इनफैक्ट आप अगर इसको 3, 4, अगर मैं 0.5 इधर कर दूं और 1.5 इधर कर दूं तो ये सही नहीं हो जाता? 1, 2, 3.5, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह पाइपलाइन कर देता कि ये मल्टीप्लायर को किसी तरह मैं इस तरह से तोड़ सकता कि मैं उसका 0.5 इस तरफ रहने देता, 1.5 उस तरफ रहने देता, तब जाके ये आइटरेशन पीरियड बाउंड पे, जो कि विच इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। मतलब आप पार्शियल प्रोडक्ट ट्री में खास जगह आप फुल एडर को तो आधा करके नहीं तोड़ सकते ना तो आप मतलब ये पॉसिबल, इट विल रिक्वायर सम एक्स्ट्रा एफर्ट फर्स्ट टू पाइपलाइन द मल्टीप्लायर, ठीक है। और मतलब आप एफपीजीए पे हो सकता है वो मल्टीप्लायर ऑलरेडी अवेलेबल हो, आप उसको पाइपलाइन नहीं कर सकते, आप अपना जो मल्टीप्लायर बना रहे हैं उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बजाय अपना बनाए तो वैसे ही स्लो निकलेगा, ठीक है। सो जो बना बनाया है वो उससे पहले ही फास्ट होगा। सो ये हर दफा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। बट दिस इज द मैक्सिमम जो कि आप नोडल थ्योरम के बाद आप
जिसको अचीव कर सकते हैं वो ये है कि आप लूप बाउंड तक पहुंचे। लेकिन अगर वाकई आप अपनी आईसी बना रहे हैं फिर आप इस पे सोच सकते हैं कि यार अच्छा एक मैं मल्टीप्लायर बनाऊंगा जो 0.5 इस तरफ होगा और 1.5 इस तरफ होगा, एक मैं इस तरह का बनाऊंगा जो 1.5 उस तरफ होगा और फिर बाकी मल्टीप्लायर मेरे सादे मल्टीप्लायर होंगे, तो फिर मैं उनको करूं तो इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ वर्क, बट स्टिल आप हो सकता है इवेंचुअली इसको पीरियड बाउंड पर पहुंच जाए। ठीक है, अच्छा सो हमारा टाइम क्या हो गया आज हमने, ठीक है अभी 11:15 हुए, हमारे पास 15 मिनट बाकी। ठीक सो एक तरीका इसका ये भी हो सकता है कि आपका लेट से, ये दूसरी एग्जांपल है, इसमें आपके पास लेट से कि मल्टीप्लायर और एडर जो है ना वो एक टाइम यूनिट लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक लूप है जिसमें मल्टीप्लायर और एडर एक टाइम यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका आइटरेशन पीरियड बाउंड कितना होगा, एक प्लस एक, एक ही ले रहे, 2 डिवाइड बाय 2 1 आ जाएगा। अच्छा अब एक तरीका ये है कि मैं नोडल थ्योरम अप्लाई करूं। ठीक है, सो नोडल थ्योरम अप्लाई करूं तो इसको मैं नोड को इधर मूव कर दूं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं एक कट सेट लाइन लगा दूं। ठीक है, और कट सेट के फिर मैं इस तरफ देखूं कि ये जो जा रहा है ना ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसके एक साइड पे देखना होता है ना हमने कट सेट के, तो इधर से एक रजिस्टर उठाकर इधर डाल दो। ठीक है, तो कट सेट रीटाइमिंग से आप रजिस्टर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, फीडबैक पाथ में भी। ठीक है, कट सेट वाला काम आप कर सकते हैं कि आप इसको फीडबैक पाथ में मूव करें। ठीक है, सो ये आपका रीटाइम्ड ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, सो आप इसको जिस तरह भी करेंगे ना एंड पे आप इधर लगा दें या इधर लगा दें, आपका ओवरऑल क्योंकि लूप है तो या एक तरफ ऐड हो जाएगा या दूसरी तरफ ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाली एग्जांपल जो है ना ये अब आपकी उससे बड़े आईईआर फिल्टर की है। ठीक है, कि आपका लेट से कि आपका मल्टीप्लायर लेता है 2 यूनिट और एडर लेता है 1 यूनिट। ठीक है, तो आपका क्रिटिकल पाथ जो इस केस में बन रहा है वो 5 टाइम यूनिट का बन रहा है। ठीक है, सो 5 टाइम यूनिट का बन रहा है, तो इधर आप मतलब बेसिकली आप कट सेट्स 2 जगहों पर लगा सकते हैं, यानी कि आपने मूव जो किया ना वो 2 आपको इस वाले पाथ को तोड़ने की जरूरत है, ये जो मल्टीप्लिकेशन के साथ आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, आप 2 दफा लगा दें। ठीक है, कट सेट एक आप क्या करेंगे इस पूरे पाथ पे, एक मिनट रजिस्टर में कहां से मूव करना चाहूंगा, नहीं क्रिटिकल पाथ जो आपका बन रहा है इसमें, चलो ये वाली एग्जांपल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में करवाता हूँ क्योंकि इसमें मुझे जरा कंफ्यूजन हो रही है किस जगह पे करना है। ठीक है, जब आप आइटरेशन पीरियड बाउंड पे पहुंच जाए, ठीक है, तो उसके आगे आप फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज है कि आपने कट सेट लगा के आप आइटरेशन पीरियड बाउंड पे पहुंच गए और आप जितना उसको निचोड़ सकते थे वो आपने निचोड़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है कि आपको अगर फर्दर इंप्रूव करनी है टाइमिंग, तो अब आगे क्या करें। फर्दर इंप्रूव करने के लिए फिर आप ये कर सकते हो कि आप जो शैनन वाला काम था ना, कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपका कोई भी n यूनिट्स का डिले ले रहा है। ठीक है, सो आप इसके किसी हिस्से को ना 0 और 1 दोनों के लिए वैल्यूएट कर लो और उसके आगे मार्क्स लगा दो। ठीक है, तो ये फिर आपको थोड़ा बहुत फर्दर इंप्रूवमेंट आप इसमें कर सकते हो कि आप अगर ये जो n2 n3 थे इनको 0 के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लिया, 1 के हिसाब से भी, तो यहां से जो फीडबैक आना था तो ये अभी अज्यूम किया हुआ है 1 बिट का है। ठीक है, वैसे ये कॉम्प्लेक्स अगर आप सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम बना रहे हैं तो यहाँ पर फिर 1 बिट अमूमन नहीं होती, यहाँ पर ज्यादा बिट्स होती हैं और उतना बड़ा मार्क्स बनाएंगे तो वो फिर वैसे ही आपका आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, बट इन सम केसेस जब आपका फीडबैक जो है वो सिंगल बिट वाला है तब आप ये काम कर सकते हैं कि आप शैनन वाला काम इधर अप्लाई कर दें। ठीक है, ओके ठीक है, आज हम फिर क्लास अपनी इधर ख़त्म करते हैं। ठीक है, 10-15-20 मिनट पहले हमने ख़त्म कर दिए। ठीक है, आज वो 1 बजे वाला जो चक्कर था